ओके बच्चों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, जैसा मैंने आप लोगों के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज शुरू की है, उसमें मैंने उसका इंट्रोडक्शन वाला जो चैप्टर है, परिचय वाला जो चैप्टर है, वो मैंने आप लोगों को समझा दिया है। अब बच्चों, इस चैप्टर से संबंधित जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं इस वीडियो में डिस्क्राइब करने वाला हूँ। पहला सवाल है, आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है? बच्चों, आर्थिक समस्या अथवा चयन की समस्या क्यों उत्पन्न होती है, क्वेश्चन आ सकता है। बच्चों, मैं आप लोगों से बता रहा हूं 99% सिर्फ इन्हीं क्वेश्चनों से पूछा जाएगा। मतलब जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं इनमें थोड़ा आगे पीछे करके पूछा जाएगा। आप एक बार मेरी वीडियो देखें और उसके बाद जो है ये क्वेश्चन आंसर समझें। क्योंकि जब आपको पेपर में जाएंगे तो आपको लिखना पड़ेगा, और वो जब भी लिख पाएंगे जब आप उसके कंसेप्ट को पढ़ा होगा। क्वेश्चन तो मैं इसमें एक्सप्लेन कर दूंगा कि किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन जो मैंने बताया वो आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है, या आर्थिक समस्या या चयन की समस्या क्यों उत्पन्न होती है। बच्चों, इसके दो कारण हैं। पहला कारण है, आवश्यकता की तुलना में साधन सीमित होते हैं। दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, उसकी जो आवश्यकता है उसके मुकाबले उसके साधन सीमित है। देखो, भारत का सबसे मालदार आदमी मुकेश अंबानी है, लेकिन उसके भी साधन सीमित हैं। भाई अगर वो चाहे भाई मैं तो हिंदुस्तान का सबसे मालदार आदमी हूँ, मैं दुनिया का सबसे बड़ा महल बनवाऊँ, तो पता चलता है कि जो इंग्लैंड का जो बकिंघम पैलेस है वो और बहुत ज़्यादा कीमती, इतना पैसा उसमें लगा देगा तो कैसे। तो हर आदमी के लिए आवश्यकता किसी लेवल पर जाकर क्या हो जाती है बच्चों, सीमित हो जाती है। आवश्यकता तो असीमित हो जाती हैं और जो उसके साधन है वो सीमित हो जाते हैं। पहला कारण तो यही है कि आवश्यकता की तुलना में साधन सीमित होते हैं। दूसरे, इन संसाधनों का वैकल्पिक प्रयोग होता है। भाई किसी भी व्यक्ति के पास कोई भी साधन हो, उनका वैकल्पिक प्रयोग होता है। अब वैकल्पिक प्रयोग से मतलब ये है बच्चों कि उनकी जगह किसी और चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं हम। नहीं भाई, अगर किसी वजह से एक खेत है, उस खेत में हमारे 10 बीघे का खेत है, हो सकता है कि हम उसमें जो है 10 के 10 बीघे गेहूँ बोलें, या 10 के 10 बीघे सरसों बोलें, या 5 बीघे गेहूँ 5 बीघे सरसों बोलें। या मेरे पास 100 रुपये का नोट है और मैं होटल पे खाना खाना चाहता हूँ, भूख लगी है, तो अब मेरे साधन तो है। अब वहाँ पर एक होटल वो है जो 1000 रुपये एक डाइट है, एक वो है जहाँ 500 की है, एक वो 100 की, एक वो 50 की है। तो अब ये चयन के सामने मेरे सामने मौजूद है समस्या। मेरे पास साधन सीमित कितने, 100 रुपये, और मुझे खाना खाना किसी होटल पे है ना। तो मैं क्या करूँगा, मुझे जो है अपने साधनों के अंदर रहकर ही क्या करना होगा, भोजन करना होगा। और यूँ कह सकते हैं कि सीमित साधनों का, अर्थशास्त्र की परिभाषा भी हो जाएगी, सीमित साधनों का असीमित आवश्यकताओं के साथ तालमेल बैठाने की क्रिया ही अर्थशास्त्र कहलाती है, या तालमेल बैठाने का अध्ययन ही अर्थशास्त्र कहलाता है। बहुत सारी परिभाषा हो सकती है अर्थशास्त्र की। अब बच्चों, संसाधन आवंटन की समस्या क्या है? बच्चों, संसाधन आवंटन की समस्या से अभिप्राय संसाधन के विवेकशील प्रयोग से है, प्रबंध की समस्या से है। संसाधनों को विभिन्न प्रयोगों में बांटा जा सकता है, विभिन्न प्रयोग किए जा सकते हैं, जिससे दुर्लभ संसाधन का इष्टतम प्रयोग है। यानी कि संसाधन के आवंटन से अभिप्राय ये है, जो हमारे पास जो साधन हैं, जो लिमिटेड साधन है, उनका हम इस तरीके से विवेकशील तरीके से प्रबंधन करें, मैनेजमेंट करें, जिससे कि हम इस समस्या का समाधान कर सकें। ये यूँ कह सकते हैं, संसाधनों के विभिन्न प्रयोगों में इस प्रकार बांटने की समस्या से, जिससे दुर्लभ साधनों का इष्टतम सबसे अच्छा प्रयोग किया जा सके। समझ गए, संसाधन जो उनका। अब बच्चों, संसाधनों की दो विशेषताएं। बच्चों, सबसे पहली बात ये, कभी भी संसाधनों की विशेषताएं तो दो विशेषता ही उनकी होती हैं। आवश्यकता की तुलना में संसाधन जो हैं दुर्लभ होते हैं। आवश्यकताओं की तुलना में संसाधन दुर्लभ होते हैं। भाई मेरे पास बाइक है तो कार हो जाएगी तो और बड़ी कार, फिर मतलब बड़ी कारें हो जाएंगी तो हेलीकॉप्टर। यानी कि जो हमारी आवश्यकताएं हैं वो आमदनी के साथ साथ बढ़ती चली जाएंगी, और फिर उनका क्या होगा, संसाधन जो है वो दुर्लभ हो जाएंगे हमारे लिए। मतलब जो संसाधन, जैसा सपोज करो मैं आज मेरे पास कल बाइसिकल थी, आज भाई मुझे बाइक दुर्लभ लगती थी, आज मेरे पास बाइक है तो साइकिल आसान है, लेकिन मुझे जो आगे आने वाली चीज़ें जैसे मान लो कार है वो भारी दिखाई देंगी।
फिर जितने भी हमारे संसाधन होते हैं उनके वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। वैकल्पिक प्रयोग का मतलब ये है कि इनकी जगह ये ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं समझे भाई, आपका चाय पीने के लिए कर रहा है, आपकी जेब में जो 10 रुपये हैं, वो कॉफ़ी पीने का कर रहा है, कॉफ़ी 20 रुपये की है, चाय पीने का कर रहा हो, तो आप क्या करेंगे, आप चाय पी लेंगे कॉफ़ी की जगह, वो भी उसका अल्टरनेट मौजूद है। समझ गए। तो ये जो समस्या है संसाधनों की, दो ही विशेषताएं हैं, एक तो आवश्यकता की तुलना में संसाधन दुर्लभ होते हैं, दूसरा संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। अब बच्चों अगला जो है, आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है। अच्छा बच्चों, ये जो आर्थिक समस्या है ये क्यों उत्पन्न होती है, तो आर्थिक समस्या के उत्पन्न होने का जो मैंने बताया ये भी वही कारण है बच्चों। इसके हम यूँ कह सकते हैं 3 कारण हम इसमें लिखेंगे। जब हमें बताया जाए कि आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, कम से कम इसके हम 3 कारण देंगे। पहला क्या कारण है, असीमित आवश्यकताएं। मानवीय आवश्यकताएं असीमित हैं। बच्चों मैं बता रहा हूँ, पॉइंटों में ही आपको जवाब देना है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपका 0 भी नंबर आ सकता है, और ये ऐसा सब्जेक्ट है इसमें 100 भी नंबर आ सकते हैं, क्योंकि ये जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस सब्जेक्ट में मैथ्स की तरह नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो और देखो पहला समझ क्या मैंने बताया, सीमित आवश्यकताएं, असीमित आवश्यकताएं, मानवीय आवश्यकताएं कैसी हैं बच्चों, असीमित हैं। दूसरा पॉइंट, सीमित और दुर्लभ साधन। बच्चों मानवीय आवश्यकताओं की तुलना में जो साधन हैं वो कैसे हैं, दुर्लभ हैं, यानी कि स्केर्स हैं। अब बच्चों इनका वैकल्पिक प्रयोग, साधनों के वैकल्पिक प्रयोग होते हैं, जैसे गेहूं का उपयोग चावल की जगह गेहूं, इनका उपभोग कर सकते हैं, मतलब हम बदल सकते हैं। नहीं बच्चों, भाई देखो अगर आप चाह रहे हैं कि भाई कोई चीज़ जो है इसकी जगह ये इस्तेमाल करनी, इसकी जगह ये इस्तेमाल कर सकते हैं आप। भाई आप चावल गेहूं का आटा ना खाकर, रोटी ना खाकर चावल इस्तेमाल कर लीजिएगा, तो विकल्प मौजूद है, वैकल्पिक प्रयोग मौजूद है। अब बच्चों अर्थव्यवस्था में संसाधन के आवंटन संबंधित समस्या क्यों उत्पन्न होती है। बच्चों इसका भी कारण यही है, ये दोनों कारण, ये जो मैंने पीछे आपको सवाल बताए हैं इनका सेम ही वो है। अर्थव्यवस्था में संसाधन के संबंधित समस्या क्यों उत्पन्न होती है, एक तो दुर्लभता के कारण, स्केर्सिटी, अपनी आवश्यकताओं की तुलना में जो संसाधन होते हैं बच्चों कैसे होते हैं, दुर्लभ होते हैं, और बच्चों इनका वैकल्पिक प्रयोग होता। तो हमने यहाँ देखा जो मैंने आपको 4-5 क्वेश्चन बताए हैं, सबका आंसर लगभग सेम जैसा है। अब वो सवाल हैं जो पिछले सालों में CBSE द्वारा इंट्रोडक्शन से पूछे गए हैं और घुमा फिरा के पूछे गए हैं, इसलिए मैंने सारे क्वेश्चनों को एक्सप्लेन किया है, वरना तो मैं आपको एक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता और बता देता कि आपको ऐसे करना है, लेकिन मैंने अलग अलग क्वेश्चन इसीलिए बताए हैं जिससे कि आपकी समझ में आए। अब बच्चों एक परिभाषा मैं आप लोगों को अर्थशास्त्र की दे दूं। बच्चों अर्थशास्त्र की परिभाषा में आप टेंशन मत लेना, अर्थशास्त्र के विषय में आपको जैसा महसूस होता हो वही उसकी परिभाषा है। जैसे एक प्रोफेसर कहते हैं कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, एक प्रोफेसर कहते हैं अर्थशास्त्र धन का विज्ञान तथा मानव कल्याण का शास्त्र है। तीसरी डेफिनेशन हो सकती है अर्थव्यवस्था यानी कि अर्थशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जिसमें हमें हमारी असीमित आवश्यकताओं को सीमित साधनों पर अध्ययन करने की विधि बताता है। तो ऐसे बहुत सारे हमारी परिभाषा हो सकती हैं। और बच्चों अगर ये आ जाए कि अर्थव्यवस्था की परिभाषा दीजिए, अर्थशास्त्र की मैंने बता दी, तो अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जिसमें वे सभी आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित होती हैं जो दुर्लभ साधनों का प्रयोग करने और करके असीमित आवश्यकताओं को संतुष्ट करने में लगी होती हैं। अगला बच्चों क्वेश्चन है आर्थिक एजेंट कौन है। आर्थिक एजेंट ये एक अच्छा क्वेश्चन है और 2 साल पहले जब ये 11वीं क्लास में ये बुक लगी थी उस साल ये पूछा भी गया था। आर्थिक एजेंट कौन है, उत्पादक परिवार यानी उपभोक्ता तथा सरकार, इन सब लोगों को जो आर्थिक निर्णय लेते हैं वो आर्थिक एजेंट कहलाते हैं। आर्थिक एजेंट कौन है, उत्पादक जो उत्पादन करता है, परिवार यानी उपभोक्ता, और सरकार यानी कि जो आर्थिक निर्णय लेते हैं वो क्या कहलाते हैं बच्चों, आर्थिक एजेंट कहलाते हैं।
अब बच्चों एक क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की विषय वस्तु की परिभाषा दीजिएगा। ये क्वेश्चन बच्चों मैंने एनसीईआरटी से लिया है। अर्थशास्त्र की विषय वस्तु की परिभाषा दीजिए। अर्थशास्त्र एक विषय वस्तु है जो दुर्लभ साधनों के विवेकशील प्रयोग पर इस प्रकार केंद्रित है जिससे कि हमारा कल्याण हो सके या कल्याण को अधिकतम कर सकें। यानी कि अर्थशास्त्र एक ऐसे विषय वस्तु है जो दुर्लभ साधनों के प्रयोग पर इस प्रकार केंद्रित है जिससे कि हमारा जो कल्याण है, जो हमारा भला है, वो अधिकतम हो सके। अब बच्चों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, देखो ये क्वेश्चन कुछ आप लोगों से ऐसे पूछ लिया जा सकता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, बाजार अर्थव्यवस्था से आपका क्या संबंध है, क्या समझते हैं। तो बच्चों बाजारवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दोनों एक ही बात है। अब बच्चों हम जब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं तो एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें क्या उत्पादन करना, कैसे उत्पादन करना और किसके लिए उत्पादन करना, इस सब का निर्णय कौन करता है बच्चों, इस सब का निर्णय जो है बाजार करता है। बाजार की मांग पूर्तियों के जरिए इसका निर्णय किया जाता है कि क्या उत्पादन करना, कैसे उत्पादन करना है। इसका मतलब ये कि यहाँ पर सरकार का कोई उत्पादन के कार्यों में रोल नहीं होता। यानी कि किस चीज़ का उत्पादन करना, कैसे उत्पादन करना, ये सब फैसला कौन करता है बच्चों, ये फैसला करती है बाजार में मौजूद मांग, उस पर मौजूद पूर्ति, ये सारी की सारी फैक्ट वो करती है। और बाजारवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का जो दखल अंदाजी होती है, बहुत कम दखल अंदाजी होती है बाजार के साथ, उत्पादकों के साथ। उन्हें तो टैक्स चाहिए, आप उत्पादन किसी के लिए भी करें, इससे सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। बस वो तो ये डिसीजन लेता है कि भाई हमें तो क्या चाहिए, जो टैक्स चाहिए और आपको हम प्रोटेक्शन देंगे। तो बाजारवादी अर्थव्यवस्था से अभिप्राय यूँ समझ सकते हैं, क्या उत्पादन करना, कैसे उत्पादन करना और किसके लिए उत्पादन करना, इस सब का फैसला बाजार करता है, बाजार में मांग और पूर्ति करती है। अब बच्चों मिश्रित अर्थव्यवस्था, बच्चों जब हम मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते हैं तो हमें एक बार पिछले बार जो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि मिश्रित अर्थव्यवस्था विश्व के किस देश में है। तो बच्चों मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत के अंदर है और दुनिया के और भी बहुत देश हैं जहां पर मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अब ये मिश्रित अर्थव्यवस्था होती क्या है, जहां क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना और किसके लिए उत्पादन करना है। इसमें कुछ चीज़ों के उत्पादन संबंधित निर्णय तो सरकार लेती है और कुछ के लिए निर्णय प्राइवेट सेक्टर लेता है, निजी कंपनियां लेती हैं, निजी फर्म लेती हैं। सरकार ऐसे कुछ विषय या ऐसी कुछ चीज़ें जो संवेदनशील हों उनका निर्णय कौन करती है, सरकार करती है। सरकार चाहती है, जैसे मतलब बारूद है, केमिकल फैक्ट्री हैं, इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका जो है सरकार अपने अंडर में रखती है। और कुछ क्षेत्रों में सरकार पैरेलल भी काम करती है, जैसे स्कूल्स हैं। हम देखते हैं कि प्राइवेट सेक्टर अपने हिसाब से फीस रख रहे हैं, अपने स्कूल के हिसाब से बिल्डिंग्स डेवलप कर रहे हैं, अपने हिसाब से पढ़ रहे हैं। उसी के पैरेलल जो है गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, वहाँ सारे के सारे डिसीजन कौन कर रहा है, गवर्नमेंट कर रही है। प्राइवेट सेक्टर में कौन कर रहे हैं, प्राइवेट कंपनियां कर रही हैं, वो प्राइवेट स्कूल्स कर रहे हैं। तो हम यूँ कह सकते हैं कि जहाँ क्या उत्पादन करना, कैसे उत्पादन करना, इसका निर्णय जो है कुछ चीज़ें तो बाजार पर छोड़ दी गई और कुछ का डिसीजन कौन करती है, सरकार करती है, केंद्रीय कर्मचारी करते हैं, केंद्रीय अधिकारी करते हैं। अब बच्चों केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था की परिभाषा दीजिए। केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था की जब हम परिभाषा देंगे या साम्यवादी अर्थव्यवस्था की हम परिभाषा देंगे तो एक ऐसी अर्थव्यवस्था, बच्चों तुम इन सवालों को ऐसे ही याद करना और लैंग्वेज का आप थोड़ा सा ध्यान रखना, जो मतलब मैं वर्ड बता रहा हूँ, लेकिन ये भी नहीं है कि मान लो आपको जो है वो नहीं, आपका जो आंसर है वो टीचर की समझ में आना चाहिए। केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, ठीक है, केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था से अभिप्राय क्या है बच्चों, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें क्या उत्पादन करना, कैसे उत्पादन करना, किसके लिए उत्पादन करना, इन सभी चीज़ों का, इन सभी का निर्णय केंद्रीय अधिकारी करता है। यानी कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सारे के सारे डिसीजन, क्या चीज़ तो उत्पादन करनी है, कैसे उत्पादन करनी है और किन के लिए उत्पादन करनी है, इसका सारा फैसला जो सरकार करती है। बच्चों इसके लिए भी पूछा जाता है अक्सर कि भाई ये अर्थव्यवस्था कहाँ है या कहाँ थी, तो सोवियत संघ में केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था थी। इसके अलावा ये योजना जो है आज भी कई देशों में, जैसे उत्तर कोरिया में,
जापान में आज एक ही पार्टी की सरकार है, वो भी जो है केंद्रीय योजनाबद्ध तरीके से ही कार्य करती है। समझ गए बच्चों? तो क्या उत्पादन करना, कैसे उत्पादन करना, किसके लिए उत्पादन करना, इस सब का निर्णय कौन करता है? सरकार करती है। केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था की किन्हीं दो मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिएगा। केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था की कोई दो विशेषता बताइए। बच्चों, पहली विशेषता है केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में उत्पादन संबंधी सभी निर्णय सरकार लेती है। पहली विशेषता तो यह है कि उत्पादन संबंधी सभी निर्णय कौन लेती है? सरकार। और दूसरी बात यह है बाजार शक्तियों का नियमन आवश्यक। देखो यहाँ पर क्या होता है, बाजार की व्यवस्था से सरकार का जो केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था है वो चाहती है कि जो बाजार का कंपटीशन है उससे अपनी जनता को बचाया जाए, और इसका मुख्य उद्देश्य समाज कल्याण होता है। क्या होता है? समाज कल्याण होता है। इसी तरीके से आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की दो विशेषता बताइए। सबसे पहली बात ये आपको विशेषता, देखो डेफिनेशन में जो मैंने आपको परिभाषाएं बताई, जो मैंने उसके बारे में बताया, उसी में से आप निकाल सकते हैं। जैसे पहले क्या उत्पादन करना, कैसे उत्पादन करना और किसके लिए उत्पादन करना, इस सब का फैसला कौन करता है? सरकार। किसमें? केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में। और उसमें कौन करता है? बाजार। उसमें कौन करता है? बाजार। अब आ जाइए दूसरी विशेषता, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की अगर कोई दो विशेषता आ जाए, भाई क्या उत्पादन करना, कैसे उत्पादन करना और किसके लिए उत्पादन करना, ये बाजार की मांग पूर्ति निर्धारित करती है। दूसरी बात ये केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था का जो मुख्य उद्देश्य था समाज कल्याण था, और बाजारवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना। समझ में आ गया ना बच्चों? अब बच्चों संसाधन के आवंटन संबंधित आर्थिक समस्या बताओ। बच्चों संसाधन के आवंटन संबंधित तीन समस्याएं हैं। क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है और किसके लिए उत्पादन करना है। अब बच्चों विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के बीच चयन की समस्या। देखिए बच्चों, सबसे पहली बात ये क्या उत्पादन करना, उत्पादक को इस बात का डिसीजन करना होता है कि वो जो है कपड़ा उत्पन्न करे, जूते चप्पल उत्पन्न करे, और या किसके कैसे क्या चीज़ उत्पन्न करे। भाई कोई भी आदमी कोई फर्म लगाना चाहता है तो सबसे पहले उसके सामने समस्या क्या है? क्या उत्पादन करे। ठीक है, और जब वो क्या उत्पादन करेगा फैसला कर लेगा तो उसके बाद जो है दूसरी समस्या है कैसे उत्पादन करें। अब बच्चों कैसे उत्पादन करें, उसमें जो दो कारण हो सकते हैं, वो श्रम प्रधान तकनीकी का इस्तेमाल करे या पूंजी प्रधान तकनीकी का इस्तेमाल करे। श्रम प्रधान तकनीकी में पैसा तो कम लगता है, लेकिन लोगों की तादाद ज़्यादा इकट्ठी करनी पड़ती है, लोग ज़्यादा इकट्ठे करने पड़ते हैं और टाइम भी ज़्यादा लगता है। और पूंजी प्रधान तकनीकी में पैसा तो ज़्यादा लगता मशीनें खरीदने में, लेकिन ज़्यादा उत्पादन होता, लेबर कम लगानी पड़ती है। ठीक है बच्चों, और शुरुआत में तो पैसा ज़्यादा लगेगा, बाद में धीरे धीरे कॉस्ट कम आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन दोनों में से किसी एक समस्या का मतलब कैसे उत्पादन करना है, भाई श्रम प्रधान तकनीकी का इस्तेमाल करके उत्पादन करना है या कैसी तकनीक इस्तेमाल करके, पूंजी प्रधान। भाई दो ही तो हो सकते हैं। और तीसरा है किसके लिए उत्पादन करना है। बच्चों ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, किसके लिए उत्पादन करना। ये वस्तु और सेवा में, जैसे सपोज करो मैं कंपनी का मालिक हूँ हैं, और भाई संसाधनों का बंटवारा करने के लिए मुझे ये भी ध्यान करना है कि जो संसाधन मैं बना रहा हूँ, जो मैं चीज़ें बना रहा हूँ, उसका उत्पादन मैं किसके लिए करना चाहता हूँ। भाई अगर किसी वजह से मैं नाइकी के जूते बना लूँ, नाइकी कंपनी के जूते बना लूँ और किसी झुग्गी झोपड़ी के आसपास उनके टारगेट रखूँ कि भाई मैं इन्हें बेचूंगा, क्या मेरे जूते बिकेंगे? बिल्कुल भी नहीं बिकेंगे, क्योंकि नाइकी के लेवल के जूते हैं, कॉस्ट ज़्यादा होगी जिसके कारण नहीं बिकेंगे। तो मुझे ये फैसला करना है, अगर मुझे किसी बड़े लोगों के लिए बनाने हैं तो मुझे वही ब्रांड और वही क्वालिटी देनी होगी, और भाई झुग्गी झोपड़ी और कम उसमें तो मुझे उसकी कीमत भी रखनी होगी। बच्चों जब मैं इकोनॉमिक्स से संबंधित पढ़ाई कर रहा था उस वक्त मेरे प्रोफेसर ने मुझे जो है एक टास्क दिया, और टास्क क्या था कि भाई आप ऐसा काम करो, एक कार्ट लेके जाओ, एक ठेला लेके जाओ, और उस ठेले को लेकर आप जो है उसमें आइसक्रीम रखिए, और उस दुकान पे ना मान लो एक पॉश कॉलोनी में जाइए, अच्छी कॉलोनी में जाइएगा जहाँ पर वीआईपी लोग रहते हैं, है ना। अब वहाँ मैंने ऐलान करना शुरू कर दिया, 1 रुपये की आइसक्रीम, 1 रुपये की एक आइसक्रीम। वहाँ पर किसी ने उस आइसक्रीम को खरीदा ही नहीं है। अगर कोई खरीदना भी चाहता तो उसे शर्म आ रही थी कि यार 1 रुपये की तू खाएगा तो ये इलाका देखेगा तो कैसे करेगा,
ये भी एक समस्या है। और अगर मैं उसी कार्ड को लाकर 1 रुपये के नाम से मैं झुग्गियों के आसपास खड़ा हो जाता तो 5 मिनट नहीं लगती, सारी की सारी बिक जाती। क्यों? क्योंकि स्पेशली कीमत और लोगों का स्टैंडर्ड, ये सब ध्यान रखना होता है जब हमें ये तय करना है कि उत्पादन किसके लिए करना है। हाँ भाई, आइसक्रीम वही है, कार्ड भी वही है, और उन्हें पता नहीं है, उन्हें पता भी है, लेकिन जब मैं ऐलान कर रहा हूं कि इसकी कॉस्ट 1 रुपया है, तो जो उस कॉलोनी के रहने वाले लोग हैं वो इस बात से देखकर भी नहीं ले पाते कई बार कि समाज में उनका पोजीशन डाउन होगी। समझे? बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बड़े लोग परचेज करते हैं सिर्फ अपनी दिखावे के लिए, जैसे कारपेट। इनके बारे में हम चैप्टर के अंदर जब आगे हम पहुंचेंगे विलासिता की वस्तुओं में, जब हम आपको डिस्कस करेंगे समाज का क्या इम्पैक्ट होता है, समाज पर क्या असर होता है। अब बच्चों, एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या हैं? ये 3 समस्याएं बच्चों केंद्रीय समस्याएं हैं। सवाल ऐसे आ जाए या वैसे, ये एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं की चर्चा कीजिएगा। किसी भी अर्थव्यवस्था की 3 ही केंद्रीय समस्याएं हैं। पहले, क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए। और बच्चों, इनका जन्म क्यों हुआ? भाई, इन समस्याओं का जन्म क्यों हुआ? जन्म होने के पीछे कारण है, जो साधन है वो दुर्लभ है और इनका वैकल्पिक प्रयोग है। साधन दुर्लभ है और उनका वैकल्पिक प्रयोग है। साधन दुर्लभ है और उनका वैकल्पिक प्रयोग है। अब बच्चों, मैंने आप लोगों को इस इंट्रोडक्शन चैप्टर जो है उससे संबंधित सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन किए हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र की अगर डेफिनेशन चाहिए तो आप इसकी पहली वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने व्यष्टि अर्थशास्त्र की डेफिनेशन भी दी है। आपको जो है इस चैप्टर से संभवतः 99% कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो मैंने आपको बताया उनमें से ही नहीं आए। बस क्वेश्चन बदल के हो सकता है, मतलब जो लैंग्वेज मैंने क्वेश्चन की रखी है उससे थोड़ा सा हटके क्वेश्चन की लैंग्वेज हो सकती है, लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहा होगा जो आपका पेपर में आए और आपको मेरे बताए हुए में से ना आए, क्योंकि मैं पिछले बहुत सालों से इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।